एक आदमी जिसकी फांसी परसों होनी है, उसकी जिंदगी के सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। जेलर उसके सामने खड़ा है, पूछ रहा है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी का जवाब सुनकर पूरी जेल हिल गई। न माफी की गुहार, न बेगुनाही का सबूत मांगना। उसने सिर्फ एक मांग की। उसने कहा, साहब, मैं अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूं। उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहता हूं। जेलर 20 साल की सर्विस में ऐसा अनुरोध सुनकर सकते में आ गए। यह कैसी आखिरी ख्वाहिश? जिस व्यक्ति को दुनिया से अलविदा कहना है, उसके मन में प्रेम और साथ का यह विचार क्यों? लेकिन कानून ने अंतिम इच्छा पूरी करने की इजाजत दी। सुबोध और प्रमोद का रिश्ता मोहल्ले में एक मिसाल था। वे दोस्त नहीं थे, बल्कि भाई थे। खून का नहीं, पर दिल का रिश्ता था। बचपन की गलियों से लेकर कॉलेज के गेट तक हर जगह वे एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते थे। दोनों की परवरिश एक जैसी थी। दोनों ने एक साथ सपना देखा था, और किस्मत भी देखो, दोनों को शहर की एक बड़ी कंपनी में एक साथ नौकरी भी मिल गई। वे एक दूसरे के घर ऐसे आते जाते थे जैसे उनका कोई दरवाजा ही न हो। सब कुछ साझा था। उनकी दोस्ती में किसी तीसरे के लिए जगह ही नहीं थी, ऐसा वे मानते थे। पर कहते हैं ना, जिंदगी में बदलाव जरूर आता है, और वह बदलाव आया वंदना के रूप में। वंदना उसी कंपनी में काम करती थी, और उसका स्वभाव इतना सरल और हंसमुख था कि सुबोध उसकी तरफ अनायास ही खींचा चला गया। सुबोध और वंदना का प्यार जल्द ही पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बन गया। वे साथ में लंच करते, एक ही टिफिन से खाना खाते, और वंदना की छोटी छोटी परेशानियों पर सुबोध का तुरंत हाजिर हो जाना उनकी नजदीकी को बयां करता था। उनका प्रेम शुद्ध था, लेकिन यहीं पर उनकी दोस्ती की नींव हिलने लगी। प्रमोद, जो हमेशा से सुबोध को अपना मानता था, उसे यह साझापन, यह नजदीकी रास नहीं आई। वह स्वभाव से थोड़ा असुरक्षित था, और उसे यह लगने लगा कि वंदना ने सुबोध को उससे दूर कर दिया है। यह सिर्फ वंदना को पाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि सुबोध पर अपना एकाधिकार खोने की ईर्ष्या थी। यह ईर्ष्या धीरे धीरे उसके भीतर जहर घोलने लगी। एक दोपहर प्रमोद ने सुबोध से अपनी बात कह ही दी। उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, यार सुबोध, मैं और वंदना भी दोस्त बन जाएं तो कैसा रहे? सुबोध ने बिना सोचे समझे हल्के अंदाज में मना कर दिया। उसने कहा, देख भाई, सब कुछ चलता है, पर गर्लफ्रेंड मेरी है, मैं यह शेयर नहीं करूंगा। सुबोध के लिए यह मजाक था, पर प्रमोद के लिए यह अपमान था। एक ऐसी चोट जो सीधे उसके अहंकार पर लगी। उसी दिन प्रमोद ने दोस्ती की डोर तोड़ दी, और मन ही मन प्रतिशोध की आग सुलगा ली। उसने ठान लिया कि वह सुबोध से वह सब कुछ छीन लेगा जो उसे प्रिय है। अब प्रमोद ने एक शैतानी योजना पर काम करना शुरू किया। वह सुबोध और वंदना के हर पल पर नजर रखने लगा। उसने उनके मिलने जुलने की आदतों को समझा, और अपने शातिर इरादे को अंजाम देने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगा। और वह वक्त जल्द ही आ गया। वंदना ने सुबोध से कहा कि वह उसके कमरे पर आकर उसके हाथ का बना खाना खाना चाहती है। सुबोध खुशी से फूला नहीं समाया, और उसने तुरंत हां कर दी। सुबोध ने अपनी खुशी प्रमोद से भी साझा की, और प्रमोद को बस यही चाहिए था। उसने कहा कि वह थोड़ी देर के लिए आएगा और सुबोध की मदद करेगा। यार सुबोध, प्रमोद ने कहा, तू जल्दी से सब्जी और कुछ स्नैक्स ले आ, जब तक मैं कमरा साफ कर देता हूं और वंदना को सरप्राइज देंगे। सुबोध को प्रमोद पर जरा भी शक नहीं हुआ। वह तुरंत अपनी साइकिल लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि उसने अपने ही घर में अपने ही दोस्त को अपनी मौत का परवाना लिखने का मौका दे दिया है। सुबोध के जाते ही प्रमोद ने दरवाजा बंद कर लिया। वंदना अकेली थी, और प्रमोद की आंखों में जो हैवानियत थी, उसे देखकर वह कांप उठी। वंदना ने जोरदार विरोध किया। वह चिल्लाई, मगर प्रमोद की दरिंदगी के सामने उसकी आवाज दब गई। प्रमोद अपनी ईर्ष्या और हवस का बदला वंदना पर उतार रहा था। उसने वंदना के साथ वो घिनौना काम किया जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। दुष्कर्म के बाद प्रमोद डर गया। वंदना उसे जेल भेज देगी, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इस डर ने उसे और भी शैतान बना दिया। उसने बिना किसी दया के गला घोंटकर वंदना की हत्या कर दी। मगर प्रमोद की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने वंदना के मृत शरीर को उठाया और उसे सावधानी से सुबोध के बिस्तर पर लिटा दिया। उसने कमरे में हेर फेर किया, कुछ चीजों को बिखेरा, ताकि पुलिस को लगे कि यह अपराध सुबोध ने ही किया है। शायद प्रेम में धोखा मिलने या अधिकार जताने के जुनून में। यह पूरी तरह से
साक्ष्यों की जालसाजी थी। प्रमोद वहां से भाग निकला और किसी दूर के पब्लिक बूथ से पुलिस को फोन करके इत्तला दी कि इस पते पर एक लड़की की लाश पड़ी है। उसने सोचा था अब सुबोध बर्बाद हो जाएगा और वह बच निकलेगा। सुबोध जब सब्जी लेकर वापस लौटा तो पुलिस की गाड़ियां और भीड़ देखकर उसके होश उड़ गए। वह भागकर कमरे में पहुंचा। वंदना की लाश अपने बिस्तर पर देखकर वह चीख पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ भी समझा पाता पुलिस ने उसे दबोच लिया। मैंने कुछ नहीं किया, प्रमोद यहां था, सुबोध चिल्लाया। पुलिस अधिकारी ने ठंडे लहजे में कहा, सबूत तो कुछ और कह रहे हैं मिस्टर सुबोध। लाश तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर मिली है। मौके वारदात पर जो सबूत मिलता है वही सब कुछ होता है। सुबोध को गिरफ्तार कर लिया गया। वंदना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। जनता में सुबोध के खिलाफ भयानक रोष फैल गया। सबने उसे राक्षस कहा, हत्यारा कहा। किसी ने उसकी बेगुनाही की बात नहीं सुनी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुबोध को दोषी पाया और उसे फांसी की सजा सुना दी। इस तरह एक निर्दोष अपने ही सबसे करीबी दोस्त के धोखे का शिकार होकर मौत के इंतजार में जेल की काल कोठरी में पहुंच गया। सुबोध जेल की काल कोठरी में बंद था। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका था। अंदर की दुनिया, जो पत्थरों की दीवारों और लोहे की सलाखों से बनी थी, अब उसका घर थी। उसने शुरुआती दिनों में बहुत विरोध किया, बहुत चीखा कि वह निर्दोष है, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। धीरे धीरे उसने विरोध करना छोड़ दाच दिया। उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। उसकी आंखें सूनी हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसके अंदर के भयानक तूफान को छिपा रही थी। वक्त रेत की तरह फिसल गया। सुबोध की फांसी की तारीख तय हो गई, परसों। उसके पास सिर्फ 48 घंटे बचे थे। यहीं पर कहानी में प्रवेश होता है जेलर दीनदयाल शर्मा का। दीनदयाल शर्मा जी का स्वभाव बाकी जेल अधिकारियों से अलग था। वह एक सख्त अधिकारी जरूर थे, पर उनके दिल में इंसानियत और न्याय के लिए गहरा सम्मान था। उन्होंने 20 साल के करियर में कई फांसियां देखी थीं, कई अपराधियों को उनकी सजा पूरी करते देखा था, पर सुबोध का मामला उन्हें अंदर से परेशान कर रहा था। सुबोध की आंखों में उन्हें अपराध बोध नहीं, बल्कि भयानक पीड़ा दिखती थी। फांसी से पहले जेलर का कर्तव्य था कि वह कैदी की अंतिम इच्छा पूछे। दीनदयाल शर्मा जी ने अपनी वर्दी की सख्ती को उतारकर एक इंसान के रूप में सुबोध की कोठरी के पास कूदम रखे। सुबोध, जेलर की आवाज में एक भारीपन था। परसों तुम्हारी फांसी है। कानून तुम्हें तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछने का अधिकार देता है। क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? सुबोध ने धीरे से आंखें खोली। उसने जेलर को देखा। साहब, उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक अटल विश्वास था। मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं, पर मेरे पास यह साबित करने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी अंतिम इच्छा बस इतनी है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताऊं, उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहता हूं। जेलर दीनदयाल शर्मा के कान बहरे हो गए। यह कैसी मांग है? उन्होंने सोचा। माफी नहीं मांगी, बेगुनाही साबित करने की गुहार नहीं लगाई। यह कैसी प्रेम की अंतिम चाहत है? जेलर को लगा कि इस मांग के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। सुबोध अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता है, शायद कोई अंतिम सच्चाई जो वह दुनिया से साझा नहीं कर सकता। जेलर का मन द्वंद्व में था। एक तरफ कानून का पालन, दूसरी तरफ उनकी अंतरात्मा की आवाज। उन्होंने सुबोध की पत्नी को संदेश भिजवाया। जेलर साहब ने रात भर सोचा। सुबोध की आंखों में दिखी निर्दोषिता ने उन्हें एक बड़ा जोखिम भरा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस मामले की अंतिम जांच खुद करेंगे, अपनी तरह से। जेल के अंदर ही एक एकांत कमरा तैयार करवाया गया। उन्होंने किसी को कानों कान खबर न हो, इसलिए उस कमरे में एक उच्च संवेदनशील वॉयस रिकॉर्डर छिपा दिया। इस रिकॉर्डर का नियंत्रण सीधा उनके ऑफिस में था। जेलर ने यह दांव खेला क्योंकि वह जानते थे कि अगर सुबोध निर्दोष है तो वह अपनी पत्नी से अंतिम रात में जरूर कोई ऐसा सच कहेगा जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता है। कमरे के बाहर 2 वफादार बॉडीगार्ड तैनात कर दिए गए। सुबोध की पत्नी पहुंची। उसके मन में संदेह और प्रेम का तूफान चल रहा था। वह अपने पति को दोषी मानती थी, पर फिर भी वह उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने आई थी। पत्नी को कमरे में ले जाया गया। उसने जैसे ही अपने पति को देखा, उसकी सारी कठोरता पिघल गई। वह दहाड़ मारकर रो पड़ी। सुबोध भी फूट फूट कर रोया। उनकी सिसकियां पूरे जेल के माहौल को गमगीन कर रही थीं।
पत्नी और सुबोध काफी देर तक रोते रहे। आंसू थमने के बाद पत्नी ने हिम्मत करके पूछा, सुबोध, तुम सच बताओगे? इस आखिरी रात में तुमने वंदना को क्यों मारा? क्यों? क्या मैं भी तुम्हें गुनहगार मानूं? सुबोध ने पत्नी का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे कोई झूठ नहीं कह सकता था। वंदना, सुबोध ने पत्नी के नाम का उच्चारण किया। तुम भी मुझे दोषी मानती हो? मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात मैं सब्जी लेने गया था और मेरा दोस्त प्रमोद मेरे कमरे में था। उसने वंदना को मारा और मुझे फंसा दिया। मैं निर्दोष हूं, पर साक्ष्यों ने मुझे दोषी बना दिया। अब देर हो चुकी है। सुबोध रोता रहा। पत्नी को अब यकीन हो चुका था कि उसका पति बेकसूर है। इधर जेलर दीनदयाल शर्मा अपने ऑफिस में बैठे यह सब सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना, मैंने नहीं मारा, प्रमोद मेरे कमरे में था, तो उनके हाथों से रिकॉर्डिंग की कॉपी फिसल गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने 20 साल के करियर में पहली बार लगा कि वह एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। बाहर खड़ीदीधी बॉडीगार्ड्स भी, जो बरसों से सजा और अपराध देखते आ रहे थे, रो पड़े। जेल का कठोर माहौल उस रात इंसानियत के आंसुओं में भीग गया था। सुबोध ने अपनी पत्नी को दिलासा दिया, तुम जाओ, बच्चों को अच्छे से पालना, उनसे यह सच कभी मत बताना, उन्हें कानून पर भरोसा रखना सिखाना, नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। पत्नी ने उसे अंतिम विदाई दी। वह वहां से निकली, पर अब वह सिर्फ एक दुखी पत्नी नहीं थी, वह सत्य की गवाह थी। जेलर दीनदयाल शर्मा ने रिकॉर्डिंग बंद की। वह तुरंत उठ खड़े हुए। फांसी कल नहीं होगी, उन्होंने जेल के कंट्रोल रूम में चिल्लाकर कहा। जेलर ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और वह वॉयस रिकॉर्डिंग वहां मौजूद सभी प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के सामने रख दी। रिकॉर्डिंग सुनकर सब हैरान रह गए। सबने माना कि कानून से एक भयानक गलती हुई है। तत्काल फैसला लिया गया, सुबोध की फांसी तुरंत रोकी जाए और प्रमोद की तलाश शुरू की जाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। प्रमोद की तलाश की गई और उसे शहर से भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमोद को न्यायालय में पेश किया गया। जब वॉयस रिकॉर्डिंग और सुबोध की पत्नी की गवाही पेश की गई तो प्रमोद की क्रूरता का पर्दाफाश हो गया। प्रमोद ने अपना अपराध कबूल कर लिया। न्यायालय ने प्रमोद को वंदना की हत्या और दुष्कर्म के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई और सुबोध को बाइज्जत रिहा करने का आदेश दिया। सुबोध जेल से आजाद होकर अपने परिवार से मिला। उसकी पत्नी, बच्चे और पूरे शहर ने उसका स्वागत किया। उसने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि एक ईमानदार जेलर की हिम्मत और इंसानियत ने भारत के न्यायिक सिस्टम पर जनता के भरोसे को टूटने से बचा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कानून भले ही अंधा हो, लेकिन इंसानियत की रोशनी उसे सही राह दिखा सकती है और विश्वासघात हमेशा अपने अंजाम तक पहुंचता है।